3 टाइम साग पालक खाने वाला ससुराल। सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। विहानी ने अभी पहला कदम भी ससुराल में नहीं रखा था कि उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी सास के बजाय उसकी नंद प्रेरणा उसका गृह प्रवेश कर रही थी। वहीं उसकी जेठानी कामिनी के मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। चलो इंतजार हुआ खत्म, आ गई घर में नई नौकरानी। अब मुझे सबके इशारों पर इधर उधर नाचना नहीं पड़ेगा। अब से घर के सारे काम यही करने वाली है। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारे घर की हर एक बात को जानकर उसका पालन करो और हमारी तरह जिंदगी जीना सीखो। प्रेरणा बेटा, तुम इस बात की चिंता मत करो, ये सब तुम हम पर छोड़ दो। हम बहू को सब कुछ अच्छे से सिखा देंगे। ये मेरी ननद मुझसे किस तरह से बात कर रही है और ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये घर की बेटी नहीं बल्कि मालकिन हो। गृह प्रवेश के होने के बाद विहानी अंदर आई। घर में मेहमान आए हुए थे। सभी ने कुछ देर रस्में की, उसके बाद कुछ बातें और हंसी मजाक किए और फिर सभी थक कर अपने अपने कमरों में चले गए। रात गुजरी, तेज धूप के साथ चमकता दिन चढ़ा और आज विहानी की पहली रसोई की रस्म थी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। आप मुझे बताइए कि मैं आज क्या बनाऊं। छोले भटूरे, आलू पूरी, पराठे सब्जी, दाल चावल, बिरयानी, पुलाव, मुझे सब बनाना आता है। सभी चीजों का नाम ले लिया, सिर्फ हमारी मनपसंद चीज को छोड़कर। अच्छा, तो फिर आप ही मुझे अपनी मनपसंद खाने की चीज बता दीजिए। मैं बताती हूँ। प्रेरणा की आवाज सुनकर दोनों सास बहू ने उसकी तरफ देखा। तुम अपनी पहली रसोई पर जो भी कुछ बनाओगी उसमें तुम्हें साग का इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ शुरू से रोज साग खाया जाता है, इसीलिए तुम जो भी बनाओगी उस हर चीज में साग होना चाहिए। मेथी, पालक, शलजम, सरसों, सभी तरह का साग मैंने मंगा कर रखा हुआ है। अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें क्या बनाना है। साग का नाम सुनते ही विहानी के माथे से पसीना छूटने लगा, लेकिन उसने खाना बनाने को मना नहीं किया। मैं कर सकती हूँ, मेरे चेहरे पर मास्क पहन लूंगी और हाथों में ग्लव्स पहनकर खाना बनाऊंगी। मैं अपने ससुराल वालों को पहली रसोई पर निराश नहीं कर सकती। इसके बाद विहानी ने ग्लव्स और मास्क पहना और फिर भगवान का नाम लेकर खाना बनाने की शुरुआत की। हे भगवान, बस सब कुछ बिल्कुल सही रखना, सब कुछ ठीक से और समय पर हो जाना चाहिए। ननद जी ने बोला था कि मुझे हर एक चीज में साग का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद विहानी ने हरे हरे सब्जी के पत्तों को धोना शुरू किया। उसने बड़ी सावधानी से पालक को धोकर काटना शुरू किया। ग्लव्स पहनकर पालक काटना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके विहानी ने पालक और बाकी साग पत्तों को काटा और तोड़ा और फिर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले मेथी के पराठे बनाए, उसके बाद पालक पनीर, साग, दाल, आलू पालक और शलजम पालक के साथ उबले चावल बनाकर तैयार किए। शुक्रिया भगवान, सब कुछ समय पर और बिना किसी दिक्कत के बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब मुझे मीठा भी बनाना है। मीठे में तो साग पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। विहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मीठे से क्या बनाए, इसलिए उसने सादा सा सूजी का हलवा बनाकर तैयार कर दिया। कुछ देर में सारा खाना बनने के बाद विहानी ने अपने सभी ससुराल वालों को खाना परोसा। आहा, आज तो खाने से अलग ही तरह की खुशबू उठ रही है। भाई लगता है कि बहू खाना बनाने में घर की सारी औरतों को फेल करने वाली है। और मैं जो अभी तक सारा खाना बनाती आ रही थी, मेरी तो कभी किसी ने तारीफ नहीं की और इसकी मुंह में एक निवाला रखने से पहले ही वाहवाही होनी शुरू हो गई। सभी ने प्रेरणा के आने के बाद खाना खाना शुरू किया, जो कि सबको बहुत पसंद आया। बहू के हाथों में तो सच में बहुत ही स्वाद है। आज तक हमारे घर में इतना अच्छा खाना कभी नहीं बना। खाना सच में काफी अच्छा बना है। आज से घर में रोज इसी तरह का खाना बनना चाहिए। विहानी को इस बात पर काफी खुशी हुई कि उसके ससुराल वालों को खाना पसंद आया। वहीं उसकी जेठानी कामिनी जलकर राख हुई जा रही थी। खाना खाने के बाद प्रेरणा ने विहानी को उसकी पहली रसोई का शगुन दिया। इसके बाद विहानी ने अलग से अपने लिए खाना बनाया। विहानी आने वाली मुसीबतों से अनजान अपने ससुराल में काफी खुश थी। देखते ही देखते दोपहर हो गई और अब दोपहर का खाना बनना था। बड़ी भाभी, छोटी भाभी ने आज सुबह खाना बनाया था, इसीलिए दोपहर का खाना आप बनाएंगी। अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि अब मुझे जिंदगी भर के लिए इस काम से निजात मिल जाएगी, लेकिन ये तो अब भी मुझे खाना बनाने को बोल रहे हैं। कामिनी मुंह बनाकर रसोई में आ गई और सभी के लिए खाना बनाने लगी। वहीं विहानी को इस बात की खुशी थी कि उसके ससुराल वाले उस पर घर के कामों का लोड नहीं डाल रहे हैं। कुछ घंटों में सारा खाना बन गया और सभी टेबल पर आकर बैठ गए। वहीं विहानी भी खाना खाने आई, लेकिन जब उसने खाने को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। अरे विहानी, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ हमारे साथ बैठो और खाना खाओ। वहीं विहानी को दूर खड़ा देखकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। अरे आना बहू, यूं दूर खड़ी होकर क्या देख रही है? अब मैं इन सबको कैसे बताऊं कि मैं ये खाना नहीं खा सकती? अरे बहू, जम गई है क्या? हाँ, जो एक जगह से हिल ही नहीं रही। मैं वो, आप सब खाना खाइए,
मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर विहानी बिना कुछ कहे सुने तेजी से वहां से निकल गई। वहां उसके ससुराल वाले उलझते हुए उसे देखते रह गए। अच्छा, अब मैंने खाना बनाया है तो मैडम ने खाने से मना कर दिया। दाल में कुछ तो काला है और मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। क्या मुझे कोई बताएगा कि इसको क्या हुआ है? पता नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ही इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। पूरे परिवार ने विहानी पर ध्यान न देते हुए खाना खाना शुरू किया। वहीं विहानी अपने कमरे में बैठी हुई अपने घबराते दिल को संभाल रही थी। अरे सुबह में इतना अच्छा खाना खिलाकर दोपहर में फिर से वही आधा पक्का आधा कच्चा खाना खिला रहे हो। खाना तो ठीक से पका है ही नहीं और मसालों का भी स्वाद नहीं आ रहा। बहू, मानना पड़ेगा, बड़ी ही बेदिली से खाना बनाया है तूने। अगर इतना ही अच्छा लगता है उस विहानी के हाथों का खाना तो दोपहर का खाना भी उसी से बनवा लेते। कामिनी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। पहले ये देखो कि तुम किसके सामने खड़ी हो, उसके बाद ही अपना मुंह खोलना। प्रेरणा की एक ही फटकार पर कामिनी की रूह कांप उठी। वहीं उसके पति नितिन ने बात को संभालने की कोशिश की। दीदी, आपको तो पता है कि कामिनी बिना सोचे समझे ही बोल देती है। उसका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। कामिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नितिन, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। इसे इस तरह किसी को उछालने के लिए मत दो, वरना बाद में पछताओगे। जी दीदी, मैं आगे से याद रखूंगा। इसी तरह सभी ने दोपहर का खाना खाया, जिसमें सुबह की तरह ही हर एक चीज में साग पत्तों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद भी किसी को कामिनी का बनाया खाना पसंद नहीं आया। वहीं कमरे में बैठी विहानी का मन अभी तक शांत नहीं हुआ था। लगता है मैं बहुत ज्यादा गलत जगह पर बहू बनकर आ गई हूँ। जहाँ मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहां मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। विहानी को कमरे में बैठे बैठे शाम हो गई थी। चिंता में उसका पति उसे देखने कमरे में पहुंचा, जहां विहानी चादर ओढ़कर बेड पर लेटी हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है विहानी? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। विहानी, तुम दोपहर से आराम ही कर रही हो और कितना आराम करोगी? हाँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है तो जाकर खाना बना लो। कोई भी शाम में कामिनी भाभी से खाना नहीं बनवाना चाहता। खाने में बनाना क्या है? ये मुझे क्या पता, लेकिन एक बात जान लो, हमारे यहाँ हर चीज में साग पत्ते खाए जाते हैं। फिर वो कोई भी दाल हो, सब्जी हो या फिर चावल। यहाँ तक कि हमारे यहाँ रोटी और पराठे भी साग पत्ते के ही खाए जाते हैं। यह सब सुनकर ही विहानी का जी मिचलाने लगा। वहीं अब उसे यही सब रसोई में जाकर पकाना था। विहानी ने सभी से कामिनी से खाना बनवाने को बोला, लेकिन कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिससे अब जो काम करने को बोला जाता है उसे वो काम तभी करना होता है, और ये अब तुम पर भी लागू होता है। जाओ, जाकर खाना बनाओ। बड़ी आई थी मुझसे खाना बनवाने वाली, अब रोज खुद को ही सारा खाना बनाना पड़ेगा। प्रेरणा की बात मानकर विहानी फिर से घबराई हुई रसोई में पहुंची, जहां उसने देखा कि किचन काउंटर पर ढेर सारे साग पत्ते रखे हुए थे। उनकी महक से ही विहानी को चक्कर आने लगे। विहानी ने तुरंत अपना मास्क चेहरे पर पहना और फिर से हाथों में ग्लव्स चढ़ाए। जय माता दी, मैं कर सकती हूँ। मैंने ग्लव्स और मास्क पहना तो है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने ससुराल वालों को निराश नहीं करूंगी। उनकी हर काम में अपना बेस्ट दूंगी और उनकी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। विहानी ऐसी बातें बोलकर अपना मन शांत कर रही थी। वहीं पीछे से कामिनी उसे छुपकर देख रही थी और उसमें बातों पर हैरान हो रही थी। ये तो ऐसे कर रही है जैसे इसे खाना बनाने नहीं बल्कि जंग लड़ने भेज दिया। और इसने मास्क और ग्लव्स क्यों पहने हुए? जरूर कोई तो ऐसी बात है जो ये हम सबसे छुपा रही है। विहानी दोबारा हिम्मत करते हुए साग पत्तों का खाना बनाना शुरू किया। वो ग्लव्स पहनने के बाद भी पत्तों को बड़ी ही सावधानी से उठा रही थी। वहीं उसकी जिठानी पीछे से छिपकर ये सब देख रही थी। कभी कभी दूसरों के मामलों में ना घुसकर अपने आप से मतलब रखना भी अच्छा होता है। प्रेरणा की आवाज सुनकर कामिनी हक्का बक्का रह गई। ननद जी, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि देवरानी जी कैसे खाना बनाती है। अगर तुमने दूसरों से ज्यादा अपने खाने पर ध्यान दिया होता तो आज तुम भी अच्छा खाना बना रही होती। अपने शब्दों से कामिनी को जोर से हिलाकर प्रेरणा वहां से चली गई और डांट न खाने की वजह से कामिनी भी तुरंत अपने कमरे में चली गई। वहीं विहानी रसोई में खाना बनाती रही, जिससे उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी आधा ही खाना बना था कि विहानी की आंखें लाल होने लगी। इस तरह तो असर मेरी आंखों पर पड़ेगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। मैं मनीष जी का चश्मा लगा लेती हूँ, इससे मेरी आंखें सुरक्षित रहेंगी। विहानी चुपचाप अपने कमरे में गई और चश्मा छुपा कर ले आई। रसोई में आकर उसने चश्मा पहना और फिर खाना बनाने लगी। विहानी जल्द से जल्द खाना बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे खाना बनाने में 2.5 घंटे लग गए। खाना बनने के बाद सभी खाना खाने बैठे, वहीं विहानी अपने कमरे में ही बैठी हुई थी।
अरे बहू की दिमागी हालत ठीक तो है ना? उसने ना तो सुबह हमारे साथ खाना खाया और ना ही दोपहर, और अब पता नहीं किस खोए में जाकर बैठ गई है। मुझे तो लगता है कि हमारे साथ बैठकर खाना खाने में उनकी शान घटती है, क्योंकि सुबह भी उन्होंने अपना नाश्ता अलग बनाया था। खुद को कहीं की महारानी समझती है क्या? किस बात का घमंड है इसे? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि विहानी की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं खा पा रही। अरे जोरू को आए घर में एक दिन नहीं हुआ कि ये उसका गुलाम भी बन गया। सभी चुपचाप खाना खाइए। जिसको खाना खाना होगा वो खुद यहाँ आ जाएगा, और जिसको नहीं खाना उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेरणा की बोलते ही सभी चुप हो गए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। प्रेरणा अपने ससुराल वापस लौट गई। ससुराल वाले विहानी से वही साग पत्ते वाला खाना बनवाते, जिससे उसे ग्लव्स, मास्क और चश्मा पहनने के बाद भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। वहीं कामिनी उसको इस तरह खाना बनाते देख बहुत ज्यादा उलझ जाया करती। विहानी को रोज अपने लिए अलग से खाना बनाना पड़ता और इस समय वो काफी थक जाया करती थी। इस सब से मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। मुझे अब ये सब करना ही होगा। इसी तरह अपने मन को बहलाकर विहानी सबके लिए साग पत्तों का खाना बनाया करती। उसके खाना बनाने का तरीका उसकी जेठानी कामिनी को बहुत खटक रहा था। मुझे तो लगता है इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। भला मास्क, दस्ताने और चश्मा पहनकर कौन खाना बनाता है? ये खुद को खाना बनाते में कहीं का डॉन समझती है क्या? आज मैं इससे पूछ ही लेती हूँ। इतना कहकर कामिनी रसोई में चली गई, जहाँ विहानी खाना बना रही थी। देवरानी जी, आप खाना बनाते हुए मास्क क्यों पहनती हैं? मैं कब से देख रही हूँ कि आप इसी तरह खाना बना रही हैं। आखिर बात क्या है? मुझे आंच बहुत ज्यादा लगती है और इससे मेरा शरीर लाल हो जाता है। लेकिन आप तो इंडक्शन पर भी ऐसे ही खाना बनाती हो। इंडक्शन से तो कोई आंच नहीं लगती, क्योंकि उस पर आग जलती ही नहीं। सही से बताओ देवरानी जी, आखिर आपकी समस्या क्या है? विहानी कामिनी के सवालों से दुविधा में आ चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से विहानी का फोन बज गया और उसे वहां से जाने का एक बहाना मिल गया। ये देखकर कामिनी भी वहां से चली गई और विहानी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन रसोई में सारा साग खत्म हुआ मिला। यह देखकर विहानी की जान में जान आ गई और उसने आज बिना साग पत्तों के इस्तेमाल किए खाना बनाने की सोची, लेकिन शायद ऐसा अभी नहीं होने वाला था। बहू, घर में पहली बार ऐसा हुआ कि रसोई में साग का एक पत्ता भी नहीं है, और ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ। अगर तूने बता दिया होता कि साग खत्म हो गया तो मैं मंगवा कर रख लेती। अब तो ऐसा हो गया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं आपको अगली बार पहले ही बता दूंगी। तो क्या आज मैं कुछ और बना दूं? घर में हर चीज मौजूद है सिवाय साग के, तो खाना तो बन ही जाएगा। नहीं, बिना साग के बना खाना खाना नहीं होता। अब तुझे ही अपनी गलती की भरपाई करनी होगी। जा मंडी जाकर अभी के अभी साग पत्ता लेकर आ। क्या माँ जी, मैं साग लेकर आऊं? और नहीं तो क्या तू कभी सब्जी लेने नहीं गई जो इस तरह चौंक रही है? अब नाटक करना बंद कर और जल्दी से बाजार जा। शारदा के जबरदस्ती कहने पर विहानी को साग पत्ता लेने जाना पड़ गया, लेकिन रास्ते में ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब से पहले उसने मंडी में कदम तक नहीं रखा था और आज उसे वहां से ढेर सारी सब्जी लेकर आना था। मंडी के अंदर जाने से पहले विहानी ने कुछ गहरी सांसें ली और फिर आगे बढ़ी। हे भगवान, मुझे तो अभी साग पत्तों की गंध आने लगी। मुझे मास्क पहन लेना चाहिए। विहानी ने अपने चेहरे पर मास्क पहना और हाथों में ग्लव्स और आंखों पर वही काला चश्मा लगाया। इसके बाद वो साग की दुकान पर पहुंची, जहां मेथी, सरसों, पालक, केला, शलजम, मूली के पत्ते आदि जैसे कई तरह के साग पत्ते मौजूद थे, जिन्हें देखकर विहानी के माथे से पसीना छूट रहा था। विहानी अपने कांपते हुए कदमों से दुकान के पास पहुंची, जहां उसके मोहल्ले की कुछ औरतें भी खड़ी हुई थी, जो कि उसके हुलिये को देखकर उसका मजाक बनाने लगी। अरे भाई, ये कौन सा अजूबा जो आज सब्जी लेने आया? भाई मुझे तो ये कोई माफिया लग रही है। सही कहा, ग्लव्स पहनकर सब्जी को ऐसे छुरी जैसे सब्जी नहीं बल्कि कोरोना वायरस हो। आसपास खड़ी सभी औरतें इसी तरह विहानी का मजाक बनाने लगी। विहानी को इस पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा था। विहानी ने किसी तरह दुकान वाले से एक बड़े ठेले में साग लिया और फिर भारी दिल के साथ उसे लेकर घर लौटी। विहानी ने घर में घुसते ही न आओ देखा न ताओ और सीधा साग को किचन में रखकर कमरे में चली गई। वहीं उसकी जेठानी कामिनी ने उसे ताड़ लिया था। ये बाजार भी ऐसे हुलिये में गई थी, लेकिन इसने तो कहा था कि चूल्हे की आंच की वजह से ये सब पहनती है, फिर बाजार क्यों इस तरह बनकर गई? कामिनी को उलझते हुए अब काफी दिन हो गए थे, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि विहानी ऐसा क्यों कर रही है, जिस तरह आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है। आज तो लगा था कि मैं घर लौटते हुए ही बेहोश हो जाऊंगी। रास्ता भी कितना लंबा हो गया था, लेकिन मैंने कर दिखाया। हे माता रानी, बस इसी तरह मुझे शक्ति देती रहना ताकि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं।
अगले दिन कामिनी ने विहानी की सारी बातें शारदा को बताई, जिस पर शारदा भी काफी हैरान हुई और उसने विहानी को अपने कमरे में बुला